नमस्ते। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए हमने न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालखंडों पर बात की, वरन हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं, महत्वपूर्ण कृतियाँ हुई हैं, हम उन पर भी सतत बात करते जा रहे हैं। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों का हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वो है बिहारी। और बिहारी, जैसा कि हम जानते हैं कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। जब हम बिहारी की बात करते हैं और इन तीन काव्यधाराओं का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर जैसा कि हमने पहले की कक्षाओं में देखा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीन काव्यधाराओं में रीतिकाल के समूचे साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। रीतिबद्ध काव्यधारा में हमने केशव को पढ़ा। इस काव्यधारा में वे कवि रखे गए जो कि रीति की परंपरा से पूर्ण रूपेण बंधे हुए थे। ये एक इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका तात्पर्य ये है कि जिन्हें काव्यांग विषयक जानकारी थी। काव्यांग किसे कहा गया? रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, नायक नायिका भेद, ये सारे काव्यांग कहे गए। और उन्हें इसकी काव्यांग विषयक जो काव्य शास्त्रीय ज्ञान था वो था, और वे अपने आप को आचार्य सिद्ध करना चाहते थे। और उसी कड़ी में उन्होंने लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखते हुए काव्यांग विवेचन किया। तो वहाँ पर हम देव, भूषण, केशव, चिंतामणि, इन सभी कवियों को हम रखते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा में वे कवि आते हैं जिन्हें यद्यपि काव्यशास्त्रीय ज्ञान था, वे रीति की जानकारी रखते थे, लेकिन उन्होंने उसका अनुसरण करते हुए किसी भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना नहीं की, वरन उस जानकारी का उपयोग एक स्वतंत्र ग्रंथ लेखन में किया। तो बिहारी ऐसे ही कवि ठहरते हैं। कहा जाता है कि इनके काव्य में रीतियाँ आकर स्वयं ही सिद्ध हो गई। भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी इनके दोहों में बहती है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और बिहारी सतसई इनकी लोकप्रिय रचना है, जिसमें 713 दोहे संग्रहित हैं। ये प्रश्न बनता है नेट आदि परीक्षाओं के लिए कि कितने दोहे संकलित हैं बिहारी की सतसई में। तो जब हम बिहारी को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इनका जन्म जो है 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। इनका जन्म 1595 में होता है और देहावसान 1663 ईस्वी में होता है। तो ये समय रीतिकाल का समय ठहरता है जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का अध्ययन करते हैं। 1595 ईस्वी में ग्वालियर में इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम केशव दास था। इनके गुरु के नाम भी केशव दास माना जाता है, यद्यपि यहाँ पर बहुत कुछ विसंगतियाँ मिलती है। इनके गुरु नरहरि दास थे और ये स्वयं इनकी स्वीकारोक्ति है जो कि एक दोहे से यहाँ पर जाहिर होती है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। तो बहुत कुछ व्यक्त करता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ और फिर ये कहाँ जाकर बसे, और तरुणाई अर्थात युवावस्था में इन्होंने किस प्रकार मथुरा में रहकर जीवन व्यतीत किया। तो ये प्रारंभिक इनके जीवन के बारे में ये दोहा कहता है। देखिए, रीतिकाल के कवियों का एक वैशिष्ट्य कह लीजिए या लक्षण कह लीजिए, एक परंपरा कह लीजिए, ये रही है कि वे किसी न किसी राजाश्रय में रहे हैं। जिस तरह आदिकाल के कवि भी रहे, तो यहाँ पे रीतिकाल के जो भी ये कवि हैं वो राज्याश्रय में रहे हैं। और जब बिहारी की बात करें तो ये जयपुर के जो राजा हैं, नरेश हुए हैं, सवाई राजा जय सिंह, उनके आश्रय में रहे हैं। और बहुत उम्दा उन्होंने वहाँ पर दोहे लिखे हैं। और कहा जाता है कि बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक अशर्फी मिला करती थी। एक लोकप्रिय वृतांत है कि जब राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने अधिक डूब गए थे कि वो राजकाज से दूर हो गए थे। अब किस तरह उन्हें राजकाज की ओर लौटाया जाए, तो वहाँ पर बिहारी एक दोहा
लिख कर भेजते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी जाहिर होती है कि किस प्रकार जो कवि है वो समकालीन संदर्भों से और अपने दायित्व बोध से, अपने युग बोध से वो जुड़ा रहता है। तो ये बात यहाँ पर भी जाहिर होती है। और बिहारी एक दोहा लिख भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि जैसे ही राजा जयसिंह ने इस दोहे को सुना, वो रनिवास से बाहर आ गए और राज कार्यों में वो जुट गए। उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये कवि का दायित्व है कि वो किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है अपनी लेखनी से। और बिहारी का ये दोहा उनके सृजन कर्म का श्रेष्ठ उदाहरण ठहरता है। बिहारी सौंदर्य के चितेरे कवि थे। देखिए, श्रृंगारिक कवि हैं। आश्रयदाता राजाओं की शरण में ये रहे हैं और दरबारी कवि रहे हैं, इसलिए श्रृंगार इनके दोहों का, इनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है, ये मानना ही होगा। और ये इनके दोहों से सुस्पष्ट होता है। तो बिहारी के यदि सौंदर्य की दृष्टि को देखें तो वो इसे आत्मगत नहीं मानते हैं, वरन आत्मगत मानते हैं, वरन वस्तुगत नहीं मानते थे। उनका कहना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए वो कहते हैं समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जैती जिते, तित तैती रुचि होई। कि मन ने जिसे सुंदर मान लिया वो सुंदर है, और मन ने जिसे असुंदर मान लिया वो असुंदर है। तो समय के हिसाब से सभी सुंदर और असुंदर प्रतीत होते हैं, कुरूप कोई नहीं होता। तो यहाँ पर आत्मगत दृष्टि सौंदर्य के प्रति मानते हैं, वो वस्तुगत नहीं मानते हैं। जैसा कि हमने कहा, बिहारी जो हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों की श्रेणी में शुमार है। और यदि हम रीतिकाल के अन्य कवि देखें, मुख्यतः रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, तो उनका जो ध्येय रहा है, उनका जो उद्देश्य रहा है, वो उनकी शिल्पगत, काव्य की शिल्पगत चेष्टाओं पर अधिक रहा है। बल्कि बिहारी जो है वो अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष पर तो बात करते हैं, और उनके यहाँ शिल्प भी बेजोड़ हो गया है। तो बिहारी के दोहे आप पढ़ेंगे तो वहाँ केशव जैसा काठिन्य नहीं दिखाई देता है, वरन सरसता दिखाई देती है। और उन दोहों को पढ़कर कोई भी सहृदय जो है वो आह्लादित हो जाता है। तो ये बिहारी के काव्य का एक वैशिष्ट्य है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, दरबारी कवि रहे हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी भी। और उनका जो श्रृंगार है वो अनुभाव प्रधान है, कायिक चेष्टाओं से युक्त है। रीतिकाल के दरबारी माहौल के अनुरूप यदि उनका श्रृंगार वर्णन देखा जाए तो अतिशयोक्तिपूर्ण ऊहात्मक वर्णन कहा जाता है, जहाँ पर जो उनकी नायिका है वो इतनी कोमलांगी है कि उसका जो विरह का ताप है, या वो इतनी कृशकाय हो गई है कि वो हवा से दूर उड़कर चली जाती। तो इस प्रकार का वर्णन जहाँ पर हुआ है वो अतिशयोक्तिपूर्ण या ऊहात्मक वर्णन बिहारी का कहा जाता है। देहिक प्रधान है, श्रृंगार विषयक है। वियोग और संयोग श्रृंगार के जो अनुपम चित्र बिहारी ने उकेरे हैं, और कहीं कहीं पर वो उसकी अतिशयोक्ति कर गए हैं, अतिवाद तक पहुंच गए हैं। तो ये एक दोहा ही यदि देखें उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, कि पन्ना ही तिथि पाइए वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। कि नायिका का जो मुखमंडल है, उसकी देह यष्टि है, वो इतनी सुंदर है कि वो जहाँ रहती है वहाँ पर चंद्रमा सा प्रकाश हर रात्रि को रहता है, हर दिन रहता है, हमेशा ही पूर्णिमा वहाँ पर रहती है। और इस प्रकार वैसा ही प्रकाश चतुर्दिक वहाँ हर दिशा में फैलता रहता है जहाँ नायिका निवास करती है। तो ये एक अतिशयोक्ति वहाँ पर देखी जा सकती है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बिहारी श्रृंगार रस के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, बिहारी की लोकप्रियता का जो आधार है, उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने कोई रचना लिखी ही नहीं है। और इसमें 713 दोहे हैं। जब हम इन दोहों का विभाजन करते हैं तो वहाँ श्रृंगार भी है, वहाँ भक्ति भी है, वहाँ नीति की बात भी है।
जब वो श्रृंगार की बात करते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर दोहे लिखते हैं, जिसमें बतरस लालच लाल की मुरली लई छुपाए, ऐसे दोहे हैं। वहाँ पर अजय तर्योना ही रहो, नीतिपरक दोहे हैं, भक्ति की दोहे हैं, ये जग काचो कांच सु, ऐसे दोहे वो लिखते हैं। तो देखिए, इन विभिन्न विषयों पर लिखते हुए जब हम बिहारी को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बिहारी बहुज्ञ थे, उन्हें ज्योतिष की जानकारी थी, वो आयुर्वेद की जानकारी रखते थे, उन्हें विज्ञान की समझ थी, उन्हें खगोल शास्त्र की समझ थी, वो नाना विषयों के प्रकांड पंडित थे और उसी जानकारी का प्रयोग उन्होंने इन दोहों में किया है। तो एक बात ये भी आती है कि जो कल्पना की जो समाहार शक्ति होती है और भाषा की जो सामासिक शक्ति होती है वो बिहारी के दोहे में देखी जा सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि देखिए, सामासिक जो पदावली होती है उसमें कम शब्दों में संक्षेप में बृहत्तर संदर्भ, बृहत्तर अर्थ वहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। और जब हम बिहारी के काव्य को देखते हैं तो ये जो सामासिकता है वो बहुत अधिक दिखाई देती है। देखिए, छोटे से दोहा जो छंद है, 2 पंक्तियों का छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और उसमें उन्होंने नाना मनोभाव उन्होंने रख दिए हैं। जैसे कि कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का चित्रण, उनके मन की जो विभिन्न दशाओं का चित्रण, उनके मनोभावों का चित्रण और उनकी जो सांकेतिक वार्तालाप है, उस पूरे प्रसंग को इन्होंने एक छोटे से दोहे में उन्होंने रख दिया है। ये सामासिकता होती है और बिहारी ने एक पूरा का पूरा वृत्तांत, पूरा का पूरा प्रसंग अनेक दोहों में इस प्रकार रखने में वो सफल हुए हैं। इसलिए भाषा की सामासिकता पर उनका पूर्ण रूपेण अधिकार था, ये बात कही जाती है। कल्पना की बात की जाती है तो वहाँ पर कल्पना, बिहारी की कल्पना इतनी बेजोड़ है, उन्होंने कल्पना के इतने अधिक घोड़े दौड़ाए हैं कि वो सब सोच चुके हैं जो कि एक सामान्य कवि नहीं सोच सकता है। तो इसीलिए जो कल्पनात्मक चित्रण जो है वो बिहारी का देखा जाता है। वहाँ पर नीति की बात करते हैं कि जे तो नीचो है वह चले, ते तो ऊंचो वो होए, नर की अरु नल नीर की। तो किस प्रकार व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, पानी जैसा होना चाहिए, पानी जिस प्रकार नीचे बहता है उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो भी विनम्र और नत होना चाहिए। तो ऐसी बातें बिहारी कहते हैं। जब भक्ति की बात कहते हैं तो वहाँ पर मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राय, तो राधा की, कृष्ण की उपासना की बात वो कहते हैं, उस आध्यात्मिक संदर्भों को वो जोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो बिहारी है वो श्रृंगारिक प्रधान रचना करते हुए भी बहुत सारे रंग जो हैं बिहारी सतसई में जोड़ देते हैं। देखिए, बिहारी की जब हम बात करते हैं तो उनकी भाषा की जब बात करते हैं तो ब्रजभाषा है, लेकिन बुंदेलखंडी, फारसी और अनेक लोक भाषाओं के शब्द भी इनमें दिखाई देते हैं। सूर की जो भाषा रही है, भाषिक परंपरा रही है, उसका ही विकास हम या उसी परंपरा को हम बिहारी सतसई में देखते हैं। तो बिहारी सतसई बिहारी की इन सभी गुणों से युक्त एक लोकप्रिय रचना है। आगे की कक्षाओं में हम बिहारी की दोहों को देखेंगे, बिहारी की कला पक्ष की और विशेषताओं को देखेंगे, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में नेट इत्यादि परीक्षाओं में बिहारी के संबंध में कौन से प्रश्न बनते हैं हम उन पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।